गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, MSCET की PYQ सीरीज में आज मैं नया चैप्टर चालू कर रहा हूं जिसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलराइट, तो अगर आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर कहीं पे नहीं मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में एक एक चैप्टर का जो है पूरा सीक्वेंस पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब जा कर के वो सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं और कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर लेने चल रहे हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड थिकनेस। द टाइम पीरियड of its oscillation in the vibration magnetometer is 2 seconds. The magnet is cut along the length. It is in 3 equal parts and 3 parts are then placed on each other with their like pole together. The time period of its combination will be। ठीक, अब ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक, एक मैग्नेट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। पहले अगर मैग्नेटोमीटर मान लें कि काटा नहीं गया था, ऐसे ही था, तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I/mh, I/mh। ठीक, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। H क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे बात करें, अगर इसमें लेंथ L है, मैग्नेट की लेंथ L है, मास M था, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ये है, T है, T की वैल्यू दिया है 2 सेकेंड। अब इसमें क्या किया गया है? इसको काट दिया गया है। काटा ऐसे गया है कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे इस तरीके से। अब 3 इक्वल पार्ट में काट करके इसको आपस में, जैसे ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, फिर ये नॉर्थ साउथ हो गया, फिर ये नॉर्थ साउथ हो गया, और फिर तीनों को इकट्ठा एक ही पोल पे रख दिया गया। तो यहाँ पे पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंजेज आएगा? आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²। अब यहाँ पे क्या, पहले ये वैल्यू थी, अब जो I2 आएगा ये I1 था, I2 क्या आएगा? वो क्या हो जाएगा? 1/12 m की वैल्यू m/3 हो गया। 3 पार्ट में काटा तो m/3। एक पार्ट की बात करें, एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इंटू L/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखा ये गया 1/12 m/3 इंटू L²/9। तो यहाँ पे ml²/3 9 इंटू 3 27, 1/27। अंदर क्या बचा? ml² बचा है। ठीक है, तो ये जो ml² है 1/12 ml², जो ये वैल्यू बची है, यही वैल्यू I है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I/12 मान सकते, I/27। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट में डेफिनेटली चेंज आएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट M जो होता है ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले M पोल स्ट्रेंथ थी, अब इसमें क्या हो गया? M2 की जो वैल्यू आई वो क्या हो गई? m/3 एक पार्ट का हो गया इंटू L/3। ऑलराइट, अब ये एक पार्ट का, अगर तीनों आपस में एक ही साइड इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं तो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिल रहा है, अगर पहले पोल स्ट्रेंथ M इंटू L थी, अभी कितना हो गई? m/3 हो चुकी है। तो हमारे पास M2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे काम करना होगा, जो टाइम पीरियड का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे काम करना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये ना तो मूवमेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो
तो यहाँ से एक बात लिखी जा सकती है T1 अपान T2, देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई के जगह पे I1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपान M1 H1, वैसे H ही है दोनों के केस में, डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ I2 बाई M2H। देखें अगर दोनों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो T1 की वैल्यू 2 सेकेंड अपान T2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। यहाँ पे देखें अगर तो I1 अपान I2 मल्टीप्लाइड बाई M2 बाई M1। अब M1 भी पता है आपको, M2 भी पता है, I1 भी पता है, I2 भी पता है, तो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई T2 इज नथिंग बट I1 की वैल्यू I थी, I2 की वैल्यू I बाई 27 हो गई, I बाई 27, तो ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाइड बाई M2 की वैल्यू क्या है M बाई 3 है, क्या दिया है M बाई 3 इंटू M1 की वैल्यू M है, ठीक है, M1 की वैल्यू M है, तो देखें M कैंसिल, I कैंसिल, यहाँ पे 9 हो गया, तो ये वैल्यू अंडर रूट 9 का मतलब क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो 2 बाई T2 बराबर 3 आ गया, तो यहाँ T2 की वैल्यू 2 बाई 3 हो गई, T2 बराबर कितना T2 बराबर कितना हो गया 2 बाई 3 हो गया, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा 2 बाई 3। तो देखते हैं ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी सही दिया है 2 बाई 3। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं MSCT में, अगर आपको बेसिक फार्मूले भी पता हैं तो आप क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद EduFly JNET 2009 का क्वेश्चन देखते हैं EMI से। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से बात करते हैं, क्या कह रहा है, ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके जो डोमेन होते हैं वो किस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उसके बारे में 4 ऑप्शंस दिया है आपको। पहला ऑप्शन है अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है अपोजिट, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उसके डोमेन क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड से बात करते हैं, जो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 9 में ही है, नॉट 10, 2009 में ही क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है, when a current of 2 ampere is passed through a coil of 100 turn, the flux associated with it is flux की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻5 वेबर, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट होता है। ऐसे बोलें कि जो L की वैल्यू होता है N phi डिवाइडेड बाई I, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सो N की वैल्यू क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स इन ईच टर्न दिया है कितना 5 × 10⁻⁻5 वेबर डिवाइडेड बाई I। करंट एक कॉइल में कितना है 2 एम्पियर का, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ये वैल्यू 250 × 10⁻⁻5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2.5, कैसे 2.5 10⁻⁻3, ठीक है। तो आपके पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, L = N phi डिवाइडेड बाई I। सो क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं, जो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑलराइट, 10 में क्या बोल रहा है कि व्हेन अ रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा in the perpendicular field of induction B, about one end of the EMF crosses its end is। तो आपको क्या दिया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। एक रॉड आपके पास है जो कि एक पॉइंट पे हिंज्ड है, इस तरीके से
इस पॉइंट पे रॉड क्या आपकी है, हिंज्ड है। तो आपको ईएमएफ इस एंड पे लिखना है। ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया है, एल दिया है, ठीक है। तो करने का तरीका, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, E बराबर V क्रॉस B डॉट DL। तो हम इसके लिए पहले हमें, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है रॉड इस तरीके से, तो क्या करेंगे, किसी x पे जा करके dx स्ट्रिप का हम एक लेंथ काटते हैं और इस पे वेलोसिटी लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स। कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स इंटू बी, तो यूनिफॉर्म है, इंटू बी इंटू डी एक्स। डी एल के जगह पे यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब हमें टोटल ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें पूरे रॉड में हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड मिल जाएगा। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, 0 टू एल। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू बी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्ट फार्मूला भी आता है बच्चे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद भी रखते हैं इसको, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 कहीं पे है, यस, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो ऑप्शन बी सही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मतलब आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि अगर सेमी सर्कुलर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर ये रॉड है इस तरीके से, यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है, इस पॉइंट पे हिंज्ड है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पूरे रॉड में यूनिफॉर्म यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, या फिर रॉड को ऐसे बी वेलोसिटी चला देगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चंस ये आराम से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो 2010 में ही एक प्रॉब्लम आया है, उसके बारे में बात करते हैं। करा इफ द मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट सच दैट देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल, पोल स्ट्रेंथ बतानी है कि ईच पार्ट का क्या होगा। अब पोल स्ट्रेंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को ये पता होगा वो ये 1 सेकेंड, मतलब ये मान लो 30 सेकेंड उससे लगेगा, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 सेकेंड में बच्चा क्वेश्चन बना लेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ये आपके पास अगर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं या साउथ पोल मान लेते हैं, ये मैग्नेट है। अब इसको ऐसे काटा गया है, इसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे m है, यहाँ पे प्लस m, यहाँ पे प्लस m, यहाँ पे माइनस m, ये पोल स्ट्रेंथ होता है। इनके बीच की दूरी जो है l होता है। तो अगर इसको इस तरीके से काटा गया है कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ इक्वल पार्ट में कट रही है, तो हमारे पास ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, 4 मैग्नेट बन जाएंगे हाफ दूरी के, इस तरीके से 4 मैग्नेट हमारे पास बन गए। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरीके से 4 मैग्नेट हमारे पास बन गए। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे अगर ये मैग्नेट जो है 4 पार्ट में बट चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर m/4 मारेंगे, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे अगर m है, लेंथ बराबर, लेंथ क्या हो गई, l/2 हो गया। अब एक पार्ट को अगर 20 से काटा गया तो इसका m/2 वैल्यू होगी, और यहाँ पे -m/2। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, m/2। m/2 वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है, ईच पार्ट का। अगर ऐसे बोलता कि 20 से सिर्फ 2 पार्ट में काटता तो इसका, या तोड़ देता, ऐसे भी पूछ सकता था कि अगर इसको तोड़ देता तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चाहे जितने भी पार्ट में तोड़ दो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे नीट 2011 के 3 क्वेश्चन आए हैं, वो सारे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्टेंस, एल के बारे में जानना चाह रहा है। ऑफ अ कॉइल एंड इट इज गिवन 100 टर्न इफ द करंट इज 5 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है 5 दिया है 5 × 10⁻⁵। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या पता है, एल बराबर होता है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई आई। टोटल फ्लक्स मतलब N∅ डिवाइडेड बाई आई। तो आपको मैग्नेटिक ये सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, जैसा कि आपको पता है। एन की वैल्यू क्या दिया है, दिस इज 100 टर्न, इंटू फाइव की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई आई। आई की वैल्यू क्या दी है 5 एम्पियर। सो 5 कैंसिल, 100 × 10⁻, क्या हो जाएगा -5। इसका मतलब क्या है, इसको लिखा जा सकता है 10⁻³ हेनरी। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, ऐसे भी क्वेश्चन में आते हैं, क्या होता है मिली। तो आंसर कौन सा है, 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, सो 2011 का इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। टू 2011 में ये क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट कॉइल हैव सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी, दिस इज 8 मिली हेनरी एंड 2 मिली हेनरी। द करंट इन दी बोथ द कॉइल्स आर इंक्रीज एट द सेम कांस्टेंट रेट। मतलब di/dt फॉर बोथ द कॉइल क्या दिया है, इक्वल दिया है। फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर हम बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर होता है ईएमएफ बराबर LDI/dt, -LDI/dt, माइनस प्लस मॉड बताता है, डायरेक्शन बताता है उसकी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो रेट दिया है, अगर हम EMF 1 की बात करें, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, di/dt फॉर बोथ द कॉइल इज सेम दिया है, di/dt इज सेम फॉर बोथ द कॉइल, फॉर बोथ द कॉइल, दोनों कॉइल के लिए सेम होगा di/dt, बोला है ना ये बात। बोथ द कॉइल इंक्रीज एट द सेम कांस्टेंट रेट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, EMF ऑफ 1 अपॉन EMF ऑफ 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 की वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया है, मिली हेनरी है, 10⁻³ अपॉन 2 मिली हेनरी, 2 × 10⁻⁻3। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4:1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4:1। E1 अपॉन E2 या EMF ऑफ 1 अपॉन EMF ऑफ 2 जो भी इंड्यूस्ड होगा उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। सो 2012 की बात करते हैं। ये समझ लें कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 3 क्वेश्चन आप देख रहे हो, 3 से 4 क्वेश्चन, इवन अभी 2012 में 4 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो कह रहा है कि कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। अब एनर्जी स्टोर्ड का अगर बेसिक फार्मूला अगर हम देखें, कोई भी इंडक्टर होता है उसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑलराइट, सो एनर्जी स्टोर्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में हाफ L × I², हाफ LI² होता है, ठीक है। 1/2 LI², हाफ L × I क्या होता है, V/R लिख सकते हैं। V = YR होता है, तो I बराबर V/R। अब आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, हाफ × L की वैल्यू दिया है 4 हेनरी, इंटू V, वोल्टेज कितना दिया है, क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया है, 10/R की वैल्यू 2 दिया है, R की वैल्यू 5 दिया है। ऑलराइट, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 × 4, ये वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ से 2 कैंसिल, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। 8 जूल इज द करेक्ट आंसर। 8 जूल ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। इवन एक क्वेश्चन तो इसी साल में ही आया है। नीचे वाला क्वेश्चन देखें, एन इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ,
जो भी इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है। एनर्जी स्टोर्ड 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, बोल सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है। तो इंडक्टर हमेशा कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, और इसकी एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू Li²। ऑलराइट, सो इस टाइप का भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 2012 में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि देखते हैं क्या लिखा है। What is the self inductance of the coil? L की वैल्यू पूछ रहा है, in which the induced EMF is 2 volt. Alright, is set up when a current is changing from at the rate of 4 ampere per second. So EMF induced का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, LdI/dt। ये आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है DI/dt आपको पता है 4 एम्पियर पर सेकेंड। और एल के बारे में एल की वैल्यू तो निकालनी है, ये EMF दिया है 2 वोल्ट, 2 = LdI/dt कितना दिया है, 4 दिया है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4, तो वैल्यू कितना 0.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5 हेनरी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको ये इसमें फार्मूले बेसिक अगर पता है, 3 से 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है। इवन मैं देख रहा हूँ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट भी डिस्कस किया और ये भी चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून, वी नीड टू फ्लाई JEE नीट 2013 और 14 दोनों चैप्टर दोनों ईयर्स के ये क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। सो 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्यों? ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है कि हाई ससेप्टिबिलिटी होती है, लो रिटेंटिविटी होती है, लो रिटेंटिविटी, हाई ससेप्टिबिलिटी, इसे चार ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब आता ही आता है, मतलब स्टेट इंजीनियरिंग में ये तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका BH कर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर्व होता है, यहाँ पे इस तरीके से एक कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ड आयरन है और ये वाला सॉफ्ट आयरन है, जिसकी रिटेंटिविटी तो ज़्यादा होती है। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और कोर्सिविटी कम होती है हार्ड आयरन से। तो इसका मतलब कि इसमें ससेप्टिबिलिटी और कोर्सिविटी का नहीं पूछा था, रिटेंटिविटी पूछा और कोर्सिविटी। इसका अगर पूछा जाए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, तो जाहिर सी बात है जो सॉफ्ट आयरन होगा उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी लेकिन कोर्सिविटी कम होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी पूछा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाई ससेप्टिबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, तो BH कर्व आप याद रखिएगा, चाहे हार्ड आयरन के लिए आए चाहे सॉफ्ट आयरन के लिए आए। ऑलराइट, सो बात करते हैं 2014 का। इफ़ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, N∅ डिवाइडेड बाई I। सेल्फ इंडक्टेंस I = N∅ डिवाइडेड बाई I। तो अगर फ्लक्स के बारे में बात करें तो B × A होता है यहाँ पे। ऐसे अगर हम B के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड B के बारे में, तो B बराबर होता है μ0 Ni होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होता है। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, n इंटू जितने एक कॉइल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड है, डेट इज μ0 Ni। तो ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लक्स के, तो B × A, एरिया क्या हो जाएगा, एक का एरिया πr²।
तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल सर टोटल एरिया हो, एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये जो n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे, तो या तो ऐसे करें कि एक का एरिया निकाल करके मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ टर्न कर दें। यहाँ पे एक बार अगर मल्टीप्लाई n है तो यहाँ पे एक का हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उससे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्लक्स हो गया, डायरेक्ट सिंपल है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब यहाँ पे अगर फ्लक्स पता है तो हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे n लिखने की ज़रूरत नहीं, टोटल फ्लक्स लिखेंगे, फाई टी लिखेंगे। तो फाई टी की तो वैल्यू आ चुकी है, मल्टीप्लाइड बाई आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, कैपिटल N इंटू कैपिटल N, तो n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि किस पे डिपेंड करेगा, n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने की वजह से 2 पार्ट में इसको हम अलग अलग लेंगे। तो आप अच्छे से MSCET की तैयारी करते रहें। जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, आराम से मतलब आप बेफिक्र होकर के आप हमें कांटेक्ट करें और जितना हमसे हेल्प हो सकती है वो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।